प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 24 मई 2025 दिन शनिवार। आज भी संकट मोचन का दिन है, हनुमान जी का दिन। तो मैं निरंतर वीडियो दे ही रहा हूं, आप वीडियो से लाभ ले भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो बहुत सीरियस बच्चे हैं, इस बार बीपीएससी 17वीं में फाइनल निकलने वाले हैं। मेरे बहुत सारे छात्र इस बार क्रैक करने वाले हैं 17वीं बीपीएससी में और मुझे आशा 1-2 बच्चे पर है कि वो बिहार में रैंकर भी रह सकते हैं। तो आप भी इस रैंकर की श्रेणी में आए, बिहार में अपना परचम लहराएँ, क्योंकि मैं पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी अवधारणा को क्लियर करते हुए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं जो ऑफ़लाइन भी पढ़ाता हूँ, जो आप हमको सुन रहे होंगे, जो हमसे परिचित होंगे, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ़लाइन, ऑनलाइन में हो रहा है। तो मुझे आशा है अपने दिमाग को इधर-उधर नहीं भटकाते हुए, चूँकि अभी बहुत सारे लोग नेगेटिव थिंकिंग के हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये सेटिंग हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो बच्चा कुछ बनने वाले नहीं है। वो बच्चा कभी भी किसी भी कदापि रूप में वो नहीं बन पाते हैं, जो दोषारोपण करते हैं। स्वयं स्वयं पर अपने पर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी पर विश्वास कीजिए और इधर-उधर की बात को नहीं ध्यान में रखते हुए अपनी जो रणनीति है और अपनी जो तेज बच्ची है, उसको जो पूरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बनाइए और हमेशा तेज बच्चे का ही ग्रुप बनाइए, जिसका एक लक्ष्य हो और एक ही लक्ष्य के प्रति वो अपनी अडिग हो और समर्पित हो, दिशा सही हो और आप निश्चित तौर पर उसकी तैयारी आप शुरू कीजिए। क्योंकि इधर-उधर से बच्चे बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो तो पढ़ने वाले होते ही नहीं और अच्छे बच्चे को भी वो दिग्भ्रमित कर देते हैं। तो उस दिशा में नहीं जाना है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति होना है। आप देख ही रहे हैं, कई बार मेरे से भी कई बार पीटी अभी मेंस दिए हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे पर उम्मीद है और बच्चे को भी मेरे पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं हमेशा बच्चे को सही दिशा देता हूँ और बच्चे के प्रति समर्पित रहता हूँ और आप जो हमसे परिचित हैं, आप देख ही रहे होंगे मेरे काम को, पीटी हो, मेंस हो, 100% मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हर बार आता है ना? हर पीसीएस एग्जाम में आएगा। आप भारत के किसी भी स्टेट को बनाएँगे, यूपीएससी का बनाएँ, क्योंकि मैं यूपीएससी तक की बात को क्लियर कर देता हूँ। तो आई बात, आज 24 मई 2025 दिन मंगलवार है और मुझे आशा है कि ये वीडियो बहुत आगे बढ़ रहा है। 15,000 लोग देख चुके हैं मुझे और आप ही लोग के प्रयास से मैं इस छोटे से रूम में वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आप लोग का बहुत स्नेह मेरे पर रहता है कि संजय सर को ऐसा करना चाहिए। तो इसी स्नेह के साथ, इसी प्यार के साथ मैं वीडियो को बराबर आप लोग को दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। मेरा हर बच्चा, हर पीसीएस अधिकारी हो और अच्छे-अच्छे रैंक पर हो, यही मेरे जीवन की सपना है। तो निश्चित तौर पर मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। आज हिस्टोरिकल हिस्ट्री, तो बच्चे ध्यान दीजिए। मैं बताया था हिस्टोरिकल हिस्ट्री में उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था में आर्य लोग जब मध्य एशिया से पशु को चराते हुए भारत आए, तो जब वो पंजाब से गंगा घाटी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े, तो लोहा और भारत की जो सबसे प्राचीन सिक्का है, उसके हर चीज में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में एक ऐसा युगांतकारी परिवर्तन किया जिससे कि कई गुना विकास हुआ। 16 महाजनपद आए और इस 16 महाजनपद में मगध से ही सत्ता की शुरुआत हुई, क्योंकि मैं मगध का उत्कर्ष को लेकर काफी विस्तार पूर्वक वीडियो कॉन्सेप्ट में दे चुका हूं। तो मगध से जब सत्ता शुरुआत हुई, तो मगध में पहले हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है। तो मैं इसको विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। तो जिस मगध से हर्यक वंश की शुरुआत हुई, बिंबिसार के द्वारा शुरुआत हुई और उस मगध को एक निश्चित आकार, एक सही सुदृढ़ीकरण मौर्य वंश के द्वारा प्राप्त हुआ और इस मगध पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बार मौर्य पीरियड के द्वारा ही मिला और पूरी सत्ता का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है वो मौर्य पीरियड के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो बिंबिसार के द्वारा मगध की सत्ता तो शुरुआत कर दी गई, लेकिन समूचे भारत में मगध की जो प्रकर है, यानी पूरी प्रबल उसकी पकड़ है, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूरब हो, पश्चिम हो, मगध का साम्राज्य भारत के हर कोने में उसका प्रभाव हो, वो मौर्य पीरियड में ही देखने को मिला और पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में हुई।
और मौर्य काल में काफी योग्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे हुए, अशोक ऐसे महान राजा हुए जो मौर्य वंश की ख्याति को भारत के हर कोने में फैला दिया। तो इतनी बड़ी साम्राज्य को, इतनी बड़ी सारी चीज को, तो निश्चित स्रोत है कि मौर्य पीरियड जानने के कौन कौन सा स्रोत है। तो अचानक तो मौर्य पीरियड के कई स्रोत बन रहे हैं, तो उसी पर मैं आज वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं कि मौर्य वंश जानने के क्या क्या साधन हैं आपके पास, किस साधन के माध्यम से मौर्य वंश को जाना जा सकता है, 100% पूरी मौर्य वंश पर पकड़ बनाई जा सकती है। तो सोर्स ऑफ मौर्य पीरियड इन इंडिया, तो उस सोर्स को लेकर मैं आज शुरू कर रहा हूं। सोर्स ऑफ मौर्य पीरियड। तो ध्यान दीजिए, जो अखिल भारतीय साम्राज्य है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, चंद्रगुप्त एक चक्रवर्ती राजा हुआ और एक अखिल भारतीय साम्राज्य जो नंद वंश की अत्याचार धनानंद की थी और जनता, समुचे जनता की मांग थी कि भारत में एक योग्य राजा की जरूरत है और यही एक योग्य राजा हमारे जो विदेशी शक्ति यूनानी है और भारत के हर कोने में जो अराजकता है और धनानंद के खिलाफ जो असंतोष है, एक योग्य राजा की तलाश थी। और एक योग्य राजा को तलाशा विश्व के सबसे महान गुरु और सबसे आदर्श गुरु चाणक्य विष्णुगुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त ने खड़ा किया और एक ऐसा मजबूत राजा बनाया जो उसका प्रभाव भारत के हर क्षेत्रों में, हर कोने में है और वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य को यहां संभव हो पाया देने में चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के जो जानने के स्रोत हैं, तो मौर्य वंश के द्वारा जो जानने के स्रोत है उसमें देसी साहित्य है, विदेशी साहित्य है और पुरातत्व स्रोत है। फिर ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश के जानने के जो स्रोत हैं वो देसी साहित्य है, विदेशी साहित्य है, विदेशी लेखक हैं और आपका अभिलेख है। जो देसी साहित्य है, जो भारत के इतिहासकार के द्वारा लिखा गया बहुत सारा बुक जिसमें मौर्य वंश का जिक्र है, उसमें मैं उसका एक एक करके खंड को बता रहा हूं। तो देसी साहित्य में भारतीय इतिहास में विशाखा दत्त जो संस्कृत भाषा में मुद्रा राक्षस को लिखे हैं और इसी मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का भी पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कुल में जन्म हुआ। इसकी माता का नाम मूरा है और यही निम्न कुल की है और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ कहा गया, यानी कुलीन कहा गया, निम्न कुल कहा गया। तो विशाखा दत्त के द्वारा जो संस्कृत भाषा में मुद्रा राक्षस है उसके द्वारा मौर्य वंश की पता लगती है, नंबर एक बात। दूसरा बात है, सौमित्र जो है वो भी संस्कृत में जो है कथा सरित सागर पुस्तक लिखे और सौमित्र जो लेखक हैं वो वृत्त कथा मंजरी पुस्तक की रचना की। ये सभी संस्कृत में है और देसी साहित्य है। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि मौर्य वंश में जो देसी साहित्य है उसमें धार्मिक देसी साहित्य भी है। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो बौद्ध की पुस्तक है दीपवंश, महावंश, अशोकावध्यान, दिव्यावदान, ये सभी से मौर्य वंश की पता लगती है। फिर सुनिएगा, बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है दीपवंश, महावंश, अशोकावध्यान और दिव्यावदान से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो जैन धार्मिक स्रोत हैं, भद्रबाहु का कल्पसूत्र जो लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र, इससे भी मौर्य वंश का पता लगता है। इसके बाद हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर्वन जो जैन धार्मिक पुस्तक है उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य का पता लगता है। तो साहित्य स्रोत में देसी साहित्य में धार्मिक साहित्य और जो यहाँ के लेखक के द्वारा लिखे गए हैं उसी मौर्य वंश का रेफरेंस पता लग रहा है। अब आइए, जो विदेशी हैं उसमें कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र के द्वारा पूरे मौर्य का प्रशासन का भी पता लग रहा है ना। तो यह जो कौटिल्य है, इस कौटिल्य जिसे विश्व का सबसे महान गुरु कहा जाता है, महान, इसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है, यानी भारत के मैकियावेली के नाम से कौटिल्य चाणक्य जाने जाते हैं।
और यह जो कौटिल्य है, इसका नाम चाणक्य इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिता का नाम चनन था, इसलिए इसका नाम चाणक्य पड़ा। और अपनी कुटिल चाल के कारण हर चीज को किताब में जो प्रस्तुत किए हैं, कुटिल चाल के कारण इसका नाम कौटिल्य पड़ा और इसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। तो तक्षशिला के एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक कुलपति के रूप में इस महान व्यक्ति जो विश्व को अपना एक आदर्श दे दिए और अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे, और ये अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की भी पुस्तक मानी जाती है। तो यह जो अर्थशास्त्र है जिसे मौर्य वंश का पता लगता है, इसके 15 अध्याय हैं, 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक है, और इस अर्थशास्त्र से जो है मौर्य वंश के प्रशासन का पता लग रहा है कि मौर्य वंश में जो भू राजस्व है जिसे भाग कहा जाता था, वो 1/6 लिया जाता था। और अर्थशास्त्र में सप्तांश सिद्धांत जो है, एक राजा होना चाहिए, एक उसकी मंत्री कैसी होनी चाहिए, एक दुर्ग कैसा होना चाहिए, एक कोष कैसा होना चाहिए, एक अंगरक्षक कैसा होना चाहिए, ये तमाम जो 7 बातें हैं, सेना कैसी होनी चाहिए, तो कौटिल्य का सप्तांश सिद्धांत यह अर्थशास्त्र में है और अर्थशास्त्र से भी मौर्य वंश की पता लगती है। विदेशी स्रोत। अब आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 बीसी में युद्ध हुई। सेल्यूकस की हार हुई और तब सेल्यूकस अपना राजदूत मेगनास्तीनिस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और वो 6 वर्ष तक भारत में रहा, है ना। 299 बीसी से 304, है ना, बीसी तक वो 6 वर्ष तक वो जो है रहा, और वो इंडिका, मेगनास्तीनिस ने इंडिका पुस्तक की रचना की और इस इंडिका से भी मौर्य वंश के प्रशासन का पता लगता है। और इंडिका में इस पटना का नाम पॉलीब्रोथा कहा गया है और कहा गया है कि पूरे भारत का ये सबसे बड़ा नगर है जहां की चंद्रगुप्त मौर्य से राजा, चक्रवर्ती राजा एक लकड़ी के महल में रहते हैं और 80 खंबा में यह महल एक ऐसा महल है जो सूसा और एक बताना के महल से भी काफी खूबसूरत महल है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार है, ऐसा एरियन कह रहे हैं इतिहासकार। अब यह जो गंगा और सोन के संगम पर बसा है, यह पॉलीब्रोथा, जिसे अभी पाटलिपुत्र, जहां से अभी आपको वीडियो बना रहे हैं, उसे कहा गया। और वो बता रहे हैं हमारे मेगनास्तीनिस कि भारत की समाज 7 भागों में बटी है: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाहे, न्यायाधीश, शिल्पी और पार्षद। तो ये 7 समाज है: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाहे, न्यायाधीश, शिल्पी और पार्षद। यानी भारत की जो समाज है वो 7 भागों में बटी है। और यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजा है, उसमें महिला अंगरक्षिका है निश्चित तौर पर। और भू इंडिका के अनुसार जो हमारा भू राजस्व है वह 1/4 लिया जा रहा है, जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व 1/6 लिया जा रहा है। तो ये सब स्रोत हैं फ्रेंड्स। इसके बाद है अभिलेख। तो अभिलेख, अशोक सबसे पहले विश्व में अभिलेख ईरानी शासक डेरियस प्रथम ईरान में चालू किया था और इसी डेरियस वंश से प्रभावित होकर अशोक अपने साम्राज्य में अभिलेख जारी किया, जिसमें 8 बृहत शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभलेख हैं और 4 लघु स्तंभलेख। और यह जो अशोक के अभिलेख हैं, इसकी भाषा खरोष्टी है, अरमाइक है, ग्रीक है और ब्राह्मणी है ना। तो अशोक की जो खरोष्टी भाषा में अभिलेख है वो पाकिस्तान में है, सावज, गरी और मानसेरा, और अफगानिस्तान में सारे कुन्हा एक अभिलेख मिला है जो द्विभाषी है, वो ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी दोनों भाषा में, इसे द्विभाषी अभिलेख भी कहा गया है। फिर अशोक के कालसी, देहरादून में अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि में। इसके बाद गुजरात के जूनागढ़ में ब्राह्मणी लिपि में है, महाराष्ट्र के थाना के सोपारा में ब्राह्मणी लिपि में है, आंध्र प्रदेश के कर्नूल में यह अभिलेख मिला है ब्राह्मणी लिपि में, उड़ीसा के धौली और जौगढ़, धौली जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में है, और पुरी में जो है इसके अभिलेख मिले, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में मिले। तो ये 8 बृहत शिलालेख हैं जिसे अशोक के बारे में भी पता लगता है। रुद्रादमन का जो है, रुद्रादमन जो संस्कृत के विद्वान थे, शक शासक थे, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये अभी इससे भी अशोक का पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील जो गुजरात में है, वहां पर वो पुष्पगुप्त को बना रहे हैं। अशोक
गुजरात के सुदर्शन झील को मरम्मत के लिए तुषाफ को बना रहे हैं। इसके रुद्रादमन अपना सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए सुविशाख को बना रहे हैं और गुप्त शासक अस्कंदगुप्त इस सुदर्शन झील के लिए पर्णदत्त को वहां अपना गवर्नर नियुक्त कर रहे हैं। तो यह जो जूनागढ़ का रुद्रादमन अभिलेख है, इसके में चंद्रगुप्त मौर्य की भी जिक्र है, अशोक का भी है, रुद्रादमन जो प्रतापी शक शासक है उसका भी जिक्र है और शक शासक अस्कंदगुप्त का भी जिक्र है। तो निश्चित तौर पर अभिलेख से भी अशोक यानी मौर्य वंश की पूरी जानकारी मिलती है और रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य के प्रशासन का भी पूरा पता लगता है। तो मैं आज स्रोत है, इसके स्रोत मौर्य वंश के स्रोत को लेकर पूरा विस्तार से बोला हूं। अब मैं एक एक खंड बाय खंड चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक स्टेप बाय स्टेप वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। मौर्य वंश काफी लंबा चलेगा, काफी विस्तृत है और काफी बड़ा है। हर बिंदु को, हर कॉन्सेप्ट को, हर बिंदु को क्लियर करते हुए मैं वीडियो में प्रस्तुत करने वाला हूं। मौर्य वंश भारत के हर यूपीएससी पीसीएस में यह रामबाण से कुछ बढ़कर नहीं होगा। आपके लिए भी बहुत सारी चीज आपको जानकारी मिलने जा रहा है मौर्य वंश के द्वारा, यानी मौर्य वंश में मेरे द्वारा भी। आप इसका लाभ लीजिए और फिर एक बार मैं अपने वीडियो को वाणी को जब विराम देता हूं तो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, क्योंकि आपकी सफलता में मेरी जीत है। अगर संजय सर का अगर कोई विद्यार्थी जीतता है तो संजय सर की जीत होती है। अगर संजय सर का कोई भी विद्यार्थी अच्छी ऊंचे ऊंचे पद पर जाता है तो संजय सर की बहुत बड़ी जीत होगी। और संजय सर ही विद्यार्थी के लिए बने हैं, क्योंकि मैं इतना डेडिकेशन के साथ हर बिंदु को बताता हूँ। सिर्फ आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, आप एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छे पदाधिकारी, पीसीएस अधिकारी बन सके। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।